नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि ऑप्शनल पेपर है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं और इस इकाई 3 में आज हम अध्ययन करेंगे एक अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएँ होती हैं या एक अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण हैं। ठीक, इसी पे आज हम बात करेंगे। एक क्लास इसी के लिए है चूँकि आपकी परीक्षाएँ भी आ गई हैं और संभवतः 2-3 दिनों बाद आपकी परीक्षाएं भी हैं, तो इसलिए यह प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। यह प्रश्न मुझे लगता है कि लघु उत्तरीय में आएगा, इसीलिए आप सभी लोग मन ला करके अध्ययन करें और इसको नोट कर लें, समझ लें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सच कहें तो अगर आप किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति का या किसी परामर्शदाता का ही अवलोकन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं हैं। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे परामर्शदाता के गुण। परामर्श प्रक्रिया की सफलता काफ़ी हद तक परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं अनुभव पर निर्भर करती है। ये जो परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो मैं आपको बता चुका हूँ परामर्श क्या है, तो परामर्श प्रदान करने की जो प्रक्रिया है यह काफ़ी हद तक किस पर निर्भर होती है? परामर्शदाता के ऊपर निर्भर होती है। और परामर्शदाता के ऊपर निर्भर होती है तो परामर्शदाता के अंदर वे कौन कौन से गुण हैं जिनके ऊपर वह निर्भर होती है, उसी का आज हमें अध्ययन करना है परामर्शदाता की विशेषताओं के अंतर्गत। तो देखेंगे शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि परामर्श प्रक्रिया की सफलता काफ़ी हद तक परामर्शदाता की प्रतिभा। अगर परामर्शदाता प्रतिभावान है तो परामर्श की प्रक्रिया क्या है? सफल रहेगी। परामर्शदाता के ज्ञान। अगर परामर्शदाता के पास ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, तो वो अच्छा परामर्श प्रदान कर सकता है जिससे कि परामर्श सफल रहेगा। परामर्शदाता का दृष्टिकोण। अगर परामर्शदाता का दृष्टिकोण सकारात्मक है, ठीक है, वह संवेगों को संवेदनशीलता के साथ समझता है, तो परामर्श की प्रक्रिया क्या होगी? सफल होगी। एवं अनुभव। परामर्शदाता अगर अनुभवी है तो भी परामर्श क्या होता है? सफल होता है। ठीक है, यही बात ही बता रहा है। आगे देखेंगे, इस तरह परामर्शदाता इस प्रक्रिया का आधार होता है। यानी परामर्श, देखिए परामर्श जो होता है वह दो व्यक्तियों के बीच में होता है। हमने बताया था, एक परामर्श प्राप्त करने वाला, एक परामर्श देने वाला। तो जब परामर्श देने वाला इन सभी गुणों से युक्त होगा, इसके अंदर ये सभी विशेषताएं होंगी, ठीक, तो परामर्श की प्रक्रिया सफल होगी। इस तरह से परामर्श की प्रक्रिया का आधार क्या है? परामर्शदाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे इसमें कि परामर्शदाता की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखेंगे परामर्शदाता की विशेषताएं कई सारी हैं। ठीक है, रायबर महोदय ने, स्मिथ महोदय ने, ठीक है, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार परामर्शदाता की गुणों का वर्णन किया है। लेकिन हम यहाँ पर सबके गुणों को समन्वित करते हुए परामर्शदाता के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक, देखेंगे परामर्शदाता की निम्नांकित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला विशेषता है व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश। सबसे पहले हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करेंगे। परामर्शदाता है या नहीं है, ठीक है, वह कैसा बोलता है, ठीक है, क्या करता है, इसकी हम बात करेंगे व्यक्तित्व के अंतर्गत। सबसे पहले देखिए, चाहे हम शादी करने जाएं या हम डॉक्टर के पास जाएं या कहीं भी हम जाएं, सबसे पहले व्यक्ति का हम व्यक्तित्व देखते हैं कि डॉक्टर बात करने में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो सबसे पहले व्यक्तित्व का अवलोकन होता है, उसके बाद बाकी काम होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश, कि परामर्शदाता के अंदर व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश होना चाहिए। और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश के अंतर्गत क्या होना चाहिए? देखेंगे विनम्र स्वभाव। परामर्शदाता जो है वह विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है, विनम्र का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बड़ों का आदर करने वाला, छोटों को प्यार देने वाला। ठीक है, सहयोगी व्यवहार, यानी कि उसका जो व्यवहार हो वह सहयोगात्मक हो और किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक, और उसके पास वो चीज़ है, चाहे वह कोई सामान हो या कोई परामर्श हो, ठीक, या किसी चीज़ का ज्ञान हो, तो उसका व्यवहार जो है वह सहयोगात्मक हो। यानी लोगों से मिलने जुलने की योग्यता उसके अंदर हो, लोगों में रुचि हो, ठीक, वह लोगों से आप संपर्क स्थापित करने में सक्षम हो। यह कर रहा है सहयोगात्मक व्यवहार। ठीक, सहयोग कैसे होता है? जब किसी से बात करेंगे, उसे अपनी बात बताएंगे, ठीक, तो उसको क्या करते हैं? परामर्श प्रदान करते हैं। तो परामर्शदाता के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति संबंधी गुणों का समावेश होना चाहिए और विनम्र स्वभाव, सहयोगी
व्यवहार। व्यापक रुचि, व्यापक रुचि से तात्पर्य है कि उसकी रुचि हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हम तो बस शिक्षा के बारे में जानी ला, एक बाद हमें कुछ नहीं आवत। ठीक है, अब ये नल खराब हो गया है, ठीक, अब नल आपके घर का मान लीजिए खराब हो गया है या कुछ भी चीज़ है, या फिर कोई आरटीओ संबंधित दस्तावेज आपको जमा करना है, हमके नहीं पता, हम नहीं इस बारे में राय मशवरा दे सकते हैं, हम तो बस शिक्षा के बारे में जानते हैं, ये गलत है। पर एक अच्छा परामर्शदाता वही है जिसके पास क्या हो, व्यापक रुचि हो, यानी हर क्षेत्र में वह जानकारी रखने की सोच रखता हो और रखता भी हो जानकारी। ठीक है, आगे दूरदर्शी, यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या करे, वह जानकारी को इकट्ठा करे और किसी को परामर्श दे, यही एक अच्छे परामर्शदाता की निशानी है। जैसे हमें कोई फ़ोन करता है कि सर हमें ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज करना, हम क्या क्या चूज करें, तो पहले मैं किसी को ये नहीं कहता था कि तुम समाजशास्त्र चूज कर लो, ठीक है, लेकिन अब मैं कहता हूँ, जब खासकर कोई अगर महिला है तो मैं कहता हूँ कि आप समाजशास्त्र या गृह विज्ञान का चुनाव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि CDPO की जो भर्ती आती है उसमें समाजशास्त्र या गृह विज्ञान चाहिए अनिवार्य विषय के रूप में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास भूगोल कॉम्बिनेशन हो गया और आपका ये गृह विज्ञान ले लीजिए या समाजशास्त्र ले लीजिए। अच्छा, इतिहास भूगोल बताता हूँ कि विषय कॉम्बिनेशन है, आगे आपको दिक्कत ना हो। तो परामर्शदाता दूरदर्शी भी होना चाहिए। आगे है आकर्षक व्यक्तित्व, यानी परामर्शदाता अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होना चाहिए। अच्छा, आप परामर्शदाता हैं, एक अच्छे परामर्शदाता हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं चले गए, ठीक है, और आपकी वेशभूषा का भी असर पड़ता है। पहले मैं ये बात नहीं मानता था कि वेशभूषा का असर पड़ता है, लेकिन हाँ असर पड़ता है। अगर आप कितने भी अच्छे और काबिल क्यों न हो, लेकिन अगर आपकी वेशभूषा सही नहीं है तो लोग आपको उपेक्षित नज़र से देखते हैं और पहचानने से भी कभी कभी इनकार कर देते हैं। ठीक है, अभी बार क्या हुआ था, परीक्षा हो रही थी BEड वालों की, और मैं रास्ते से संभवतः किसी काम से गुजर रहा था, परीक्षा केंद्र बना हुआ था, तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो 2-3 छात्र थे BEड के, उन्होंने मुझे वो ध्यान से देखा, क्योंकि मैं लोअर पहना हुआ था और टी-शर्ट पहना हुआ था, तो मेरे पास आए, कहे सर हम आपको कब से देख रहे हैं, आप ये निशा वाले सर हैं क्या? हम कहे हाँ हम ही हैं। सर आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आप वही हैं। मैं कहा क्यों नहीं लग रहा है? तो क्या सर आप लोअर पहने हुए हैं और सर टी-शर्ट में सर पहचाने। मैं कहा यहाँ पे मेरा घर ही है, तो बगल में तो निकल लिया। तो वेशभूषा का भी असर पड़ता है, यह बात आप समझ रहे होंगे। तो यही कह रहा है कि व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश, परामर्शदाता के व्यक्तित्व के अंतर्गत इन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर चतुराई होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि कोई परामर्श प्रदान करने के लिए वह बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आ रहा है परामर्श ग्रहण करने के लिए, तो वह अपनी पहले व्यथा सुनाएगा, अपनी समस्या सुनाएगा, ये समस्या है, ये समस्या है। तो समस्या उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए धैर्यतापूर्वक। ऐसा नहीं करिए यार तुम्हारे पास बहुत समस्या, तुम जाओ जाओ जाओ, तुमको हम परामर्श नहीं प्रदान कर पाएंगे, जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्यता का भी उसके अंदर गुण होना चाहिए। उसका अपनी कमजोरी का भी उसको पता होना चाहिए कि हमें हमारी कमजोरी है कहाँ। ऐसा ना हो कि जो परामर्श प्रदान करने वाला है उसकी कमजोरी का लाभ जो परामर्श ग्रहण करने वाला है वह उठा ले। ठीक है, जैसे जो परामर्श लेने आया है वो जान गया कि ये डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ा सा रो देंगे तो डॉक्टर साहब हम जो कहेंगे वह करेंगे, तो आगे कहेगा कि चाहे आप परामर्श प्रदान करने वाले चिकित्सक हैं या आप परामर्श प्रदान करने वाले किसी विद्यालय में जो भी हैं, अगर आगे कमजोरी जाएंगे कि रोने से काम बन जाएगा तो आगे लगेगा रोने, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। अब आप क्या करेंगे? ऐसा है भैया कि ले लो 500-600 रुपये हमसे ले लो कम से कम, कुछ जाओ खा पी लो। अब क्या कहेगा? फायदा उठा लेगा। तो अपनी कमजोरी का भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कमज़ोर हैं। यह एक अच्छे परामर्शदाता के व्यक्तित्व की विशेषता है। तो हेडिंग में समझ जाइए कि ये हेडिंग बना हुआ है, इसके अंदर 4 लाइन लिख देंगे, नहीं, इसको विस्तार करके लिखना है आपको। आगे है परामर्श प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त, यानी कि परामर्श प्रदान करने वाला जो परामर्शदाता है उसे परामर्श प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उससे विभिन्न व्यावसायिक विषयों की जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने भी यहाँ बताया कि व्यापक रुचि, तो यही करा कि विभिन्न व्यावसायिक विषयों की उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, निर्देशन की प्रकृति, उद्देश्य व सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। निर्देशन की प्रकृति, उद्देश्य का ज्ञान उसे क्यों होना चाहिए? प्रश्न यहाँ बनता है, क्योंकि आपका परामर्श निर्देशन के अंतर्गत आता है। निर्देशन की प्रक्रिया का यह एक भाग है परामर्श,
इसीलिए परामर्श प्रदान करने वाले को निर्देशन की प्रकृति, उद्देश्य व सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ज्ञाता, चूँकि परामर्श प्रदान करने में कभी कभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करने पड़ते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ज्ञान भी होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुप्रयोग करने की दक्षता भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनका प्रशासन कर सके, ठीक। तो यह है परामर्श प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त, ठीक। आगे देखेंगे उच्च शैक्षिक योग्यता। उच्च शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा? व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा का मतलब ये है कि जो परामर्श प्रदान करने वाला है, परामर्शदाता, वह उच्च शैक्षिक योग्यता रखता हो। और यह दो भागों बटा हुआ है। तो पहले भाग के अंतर्गत ये है कि सामान्य शिक्षा, यानी परामर्श प्रदान करने वाला जो है वह एमएड, बीएड, ठीक है, या फिर किसी अच्छे विश्वविद्यालय से, ठीक है, डिग्री धारी हो, ताकि वह जब परामर्श प्रदान करे तो उसकी बातों का लोग भरोसा करें। ऐसा होता क्या है कि कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, ठीक है, लड़का, और हम हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के या फिर राजसी टंडन के, ठीक, वहाँ के छात्र हैं, और कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया है या जेएनयू से आया हुआ है, उसकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं अपेक्षा हमारे। इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी अच्छे विश्वविद्यालय से परास्नातक हो या फिर एमएड रिसर्च की उसके पास क्या हो, योग्यता हो। यह है सामान्य शिक्षा के अंतर्गत। आगे है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि वह जो व्यावसायिक सलाह दे रहा है, ठीक, उससे संबंधित उसके पास क्या हो, शिक्षा हो। जैसे कि हम किसी को बता रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का मत करो, पॉलिटेक्निक का क्रेज खत्म हो गया है, अब बीटेक का क्रेज आ गया है, बीटेक करिए, तो हम खुद बीटेक किए हुए हों या हम खुद पॉलिटेक्निक किए हुए हों, उस स्थिति से गुजरे हुए हों, यानी हमारे पास क्या हो, उससे संबंधित शिक्षा हो, अनुभव हो। वही कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा भी परामर्शदाता के पास होनी चाहिए। आगे देखेंगे अनुभवी। अनुभवी देखिए, कहा गया कि अनुभव जो होता है सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव से अच्छा को कोई नहीं सिखा सकता। एक बार आपका अगर जेबा से, ठीक है, आपका जो जेब है इसमें से अगर पैसा गायब हो जाता है तो आप जब भी जाएंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ जाने पर जेब से पैसे गायब हो सकते हैं, जेब कतरी घूमते हैं, तो हमेशा जेब में ऐसे हाथ डाल करके चलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास अनुभव हो गया। तो अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, ठीक। कुछ लोग समय को भी कहते हैं कि समय से बड़ा बलवान है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तो समय तो सिखाता ही है, लेकिन अनुभव से भी अपने हम सीखते हैं, ठीक, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो सके। तो अनुभवी जो परामर्शदाता है वह अनुभवी होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था टीजीटी के लिए। मैंने 2 साल का कोर्स 2000 रुपये लगा करके कम्युनिकेशन के लिए किया। तो अब मेरे पास अनुभव हो गया सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। फिर मैंने एक वीडियो बनाया ताकि दूसरे का अहित ना हो सके, दूसरा व्यक्ति जो है वह जागरूक हो जाए समय से। तो लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, उसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। तो वह क्या है, मेरे पास अनुभव है, मैं उसको शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से सभी लोगों को अब उचित दिशा निर्देश प्रदान करता हूँ कि आपको यह विषय लेना चाहिए, ऐसा है तो आप यहाँ से कम्युनिकेशन बनाइए, कम्युनिकेशन आपका नहीं हो सकता है, नया ग्रेजुएशन करिए। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, सलाह देता हूँ। तो अनुभव होना चाहिए परामर्श प्रदान करने वाले को। आगे है नेतृत्व करने की क्षमता। नेतृत्व करने की क्षमता तात्पर्य यह है कि जो परामर्शदाता है वह नेतृत्व कर सके, ठीक है, जिसको वह परामर्श प्रदान कर रहा है उन सभी व्यक्तियों का वह नेतृत्व कर सके, वह व्यक्ति उसकी बातों को माने, ठीक है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का मतलब ये है कि अगर उससे कहीं गलती हो जा रही है तो उसको वह एक्सेप्ट करे कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई है। जैसे कि आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, आपको क्लासेस दी हैं, सब सही दिया है, सिर्फ एक क्लास में गलती हो गई आपके बीएड 4th सेमेस्टर नहीं, बीएड 2nd सेमेस्टर में समकालीन भारतीय शिक्षा के इतिहास में। उसमें मैंने एनएसएस और एनसीसी की जो स्थापना हुई थी उसमें जो डेट था, ठीक है, जो ईयर था, वो हमने गलत बता दिया था। एक बच्चे ने कमेंट किया, कहा कि सर ये आपने गलत बताया हुआ है। हमने कहा हाँ ये गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, इसमें आप सुधार कर लीजिए। और फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको सुधार करके लिख दिया कि इसको यह नहीं यह समझा जाए। तो स्वीकारता होनी चाहिए जो परामर्श प्रदान करने वाला। ऐसा नहीं है कि हम गलत परामर्श प्रदान कर दिए और कोई आ रहा है तो नहीं आप ही गलत है हम सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता, वो मैं उस समय के हिसाब से बताया था, अब बदल गया तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि स्थिति समय को देखते हुए अपने
ठीक है, व्यवहार में क्या करना, बदलाव लाना, अपने सोच में बदलाव लाना। जैसे कि दिन पर दिन, अब जैसे कि मैं एक बात कर दूँ कि अभी पितृपक्ष का माहौल चल रहा है। अब पितृपक्ष में धारणा यह है कि लोगों को नए सामान नहीं खरीदने हैं, लेकिन अब एक विद्वान ब्राह्मण है हरिद्वार के, वे कहते हैं कि प्राचीन काल में जब पुरोहित होते थे तो वह यज्ञ आदि का कार्य करते थे, तो यज्ञ आदि कार्य करते थे, किसी के पास समय नहीं होता था, ब्राह्मणों के पास पूजा पाठ करने में पितरों का समय बीत जाता था, इसलिए वे कोई नई सामान नहीं खरीद पाते थे। अब यही जो बात है वह रूढ़ी में तब्दील हो गई और आज हम कोई नया सामान खरीदने से परहेज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परामर्श प्रदान करने वाले को अब क्या है, इसको खंडन करके, ठीक है, तर्क वितर्क के माध्यम से अब नई चीज़ जो है आज के ज़माने से उनको लागू करना चाहिए। ठीक है, अब वह क्या कहेगा, वह कहेगा क्या किसी के पितृ चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह साबुन से न नहाए, ठीक है, बाल न कटवाए, नाखून बड़े बड़े रखे, गंदे कपड़े पहने, क्या किसी के पितृ यह चाहेंगे? तो इस तरह से अपने तर्क दे करके हम उसका खंडन कर सकते हैं, यानी नई चीज़ों को अपने व्यवहार में हम समाहित कर सकते हैं। तो इस तरह का होना चाहिए, लचीलापन व्यवहार होना चाहिए किसका, एक अच्छे परामर्श प्रदान करने वाले का। आगे है पक्षपात से परे व्यवहार। पक्षपात से परे व्यवहार मतलब ये है कि व्यक्ति भेदभावपूर्ण रवैया किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो परामर्श प्रदान करने वाला है उसको किसी के साथ पक्षपात किसी तरह का, चाहे लैंगिक पक्षपात हो, सामाजिक पक्षपात हो या आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से अब जो उसका व्यवहार है वह पक्षपाती नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ईमानदार जो परामर्श प्रदान करने वाला है उससे अपने परामर्श प्रदान करने के प्रति ईमानदार होना चाहिए। भले ही परामर्श वह प्रदान करने जो जा रहा है वह थोड़ा सामने वाले व्यक्ति को कटु लगेगा, लेकिन कुछ समय के लिए लगेगा। अगर वह झूठ बोल देगा तो वह बाद में बहुत पछताएगा और जो परामर्श ग्रहण किया रहेगा उससे तो और समस्या होगी। इसीलिए अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष जो है वही कहना चाहिए। ठीक है, झूठ मूठ का चापलूसी पूर्ण व्यवहार परामर्श प्रदान करने वाले का नहीं होना चाहिए। और आदर्श व्यक्तित्व, परामर्श प्रदान करने वाला का व्यक्तित्व तो ऐसा हो जो कि अनुकरणीय हो। ठीक है, दूसरे भी उसका अनुकरण कर सके। जैसे कि हम गुटखा, एक उदाहरण देता हूँ। क्या हुआ कि जब मैं इसमें बीएड में था, ठीक, जब मैं बीएड में था तो वहाँ पे एक जादूगर आया नशा मुक्ति अभियान के तहत। उसने जादू दिखाया कि देखिए नशा नहीं करना चाहिए, हर नशे को उसने क्या किया, जादू सबने जोड़ करके दिखाया। उसमें जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद इनाम लेने की बारी आई। तो हम लोगों ने प्राइज़ लिया, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा निबंध लेखन किया था। तो मैं देखा कि वह जो नशा मुक्ति के लिए जादू दिखा रहा था जादूगर, वह सुरती, जिसे हम खैनी कहते हैं, खैनी को रगड़ के किनारे अपने मुंह में दबा रहा था। तो उन्होंने कहा बताइए, ये नशा मुक्ति के लिए दिखा रहा है, खुद ही नशा कर रहा है ये। तो यही है कि आदर्श व्यक्तित्व, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व हो जिसको देख करके लोग अनुकरण कर सकें। ठीक, हम खुद नहीं सुधरे हैं और दूसरे को सुधारने के लिए चले हैं, ऐसा लोग कहने लगेंगे बाद में। इसलिए व्यक्तित्व जो है वह परामर्श प्रदान करने वाले का आदर्श होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक अच्छे परामर्शदाता के गुणों को हमने आपको बता दिया और आशा करता हूँ कि ये आपको समझाया होगा। क्लास को शेयर करिए जिससे कि अन्य प्रशिक्षार्थियों का लाभ मिल सके। और आपके जूनियर बैच में जितने भी, ये मैं कहने जा रहा हूँ कि जूनियर बैच में जितने भी प्रशिक्षार्थी हों उनको हमारे चैनल का नाम बता दीजिए, जिससे कि वह भी आगे लाभान्वित हो सके। अब तो आपका लास्ट ही चल रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं तीस मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।